आज हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 5 किंगडम के अंदर क्लासिफाइड है। किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। जिसके अंदर आएंगे बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नाम पढ़कर कोई ये नहीं समझेगा कि ये प्लांटी है। ये एल्गी इसके साथ इसलिए है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल और नो सेल वॉल, यानी कि इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। माइकोप्लाज्मा पर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और बाकी सारे प्रोकैरियोट्स पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बाकी जितने भी किंगडम है ये सभी किंगडम यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं, यानी कि ये एडवांस सेल हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल्स, यानी कि पुराने सेल्स। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस की जगह पर एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और उसके ऊपर कोई भी एनवेलप नहीं होता, यानी कि उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। बैक्टीरियाज की 4 शेप्स बताई हैं एनसीईआरटी में। कोकस स्फेरिकल शेप में होता है ये। बिल्कुल ऐसे राउंड शेप के अंदर। जब ये ऐसे लाइन के अंदर होगा, इस तरह से सिंगल लेयर के अंदर ऐसे लाइन के अंदर होगा, तब इसको कहेंगे स्टेप्टोकोकस। और जब ये ऐसे क्लस्टर फॉर्म में होगा, के अंदर होगा ये, तब इसको कहेंगे स्टेफाइलोकोकस। सेकंड जो है वो है बैसिलस। ये रोड शेप्ड होते हैं, रोड शेप इस तरह से, बिल्कुल ऐसे एक रोड की तरह। और थर्ड है विब्रियो, यानी कोमा शेप, जो कोमा शेप के अंदर पाए जाएंगे। और फोर्थ है स्पाइरेलम। ऐसे स्पाइरल शेप में होगा। स्पाइरल शेप। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। आगे बढ़ने के साथ साथ हम एक बात समझेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस प्लेनेट पे, जितने भी अपनों ने 5 किंगडम पढ़े, इन सभी को जिंदा रहने के लिए या डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल
प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ने से पहले हम एक बात समझेंगे, जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनके अंदर एक ऑर्गेनेली पाया जाता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि डबल लेयर्ड होता है। इसकी जो ये इंटरनल अंदर वाली लेयर है ये ऐसे फोल्डिंग्स बनाती है और इस फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टा। अंदर वाली लेयर इसकी फोल्डिंग्स क्यों बनाती है, इसका कारण है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए जो इसकी अंदर वाली लेयर है वो फोल्डिंग्स बनाती है। फोल्डिंग्स इसलिए बनाती है ताकि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लग सकें। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ये जो लेयर है इसका फंक्शन क्या होगा, ये सेलुलर रेस्पिरेशन करेगी। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन करने का होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है इसके अंदर जिसके कारण ये रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज रेस्पिरेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि एटीपी फॉर्म ऑफ एनर्जी है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेस्ट एज ए वेस्ट प्रोडक्ट CO2, और एटीपी है इस फॉर्म के अंदर एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बनाकर देता है। यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर देता है एटीपी की फॉर्म में। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का एटीपी की फॉर्म के अंदर ब्रेकडाउन कर एटीपी बना कर देता है एनर्जी की फॉर्म। एटीपी करेंसी की तरह है, मतलब जितना सेल फंक्शन करेगा उतनी एटीपी उसको चाहिए होगी। मतलब मैंने आपको यही बात बताई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करने के लिए, कोई भी लाइफ एक्टिविटी करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है एटीपी की फॉर्म में। वो एटीपी कौन बना कर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अभी इस रेस्पिरेशन करता है, इसका जो अंदर का सरफेस एरिया है, जो अंदर की लेयर है इसकी, मतलब ये डबल लेयर्ड है और इसकी अंदर की लेयर है वो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, जिसके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगते हैं जिससे रेस्पिरेशन होता है और हम उनको एनर्जी मिलती है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल को एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म के अंदर। ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, हमने एक बात पढ़ी थी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी एनर्जी चाहिए होगी, ये बात अपनों को पता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए, यानी कि अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल को भी एनर्जी की ज़रूरत होगी, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल भी सेलुलर रेस्पिरेशन तो करेगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोकैरियोटिक सेल कैसे करेगा ये हम समझते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाएंगे अपने। प्रोकैरियोटिक सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग्स बना लेगी। अपनों ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पढ़ा,
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने ये पढ़ा जो उसकी अंदर की लेयर है वो फोल्डिंग्स बनाती है, पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ना होने के कारण इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग्स बना लेती है इस तरह से। ये फोल्डिंग्स बन गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं इसके ऊपर यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगे हुए होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लगे हुए थे, उसकी जो अंदर की लेयर थी उसके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगे हुए थे। इसके अंदर इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी अंदर की फोल्डिंग्स पर एंजाइम्स लगे होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये जो लगे हुए हैं इसके ऊपर ये है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। अभी अंदर की तरफ इसने फोल्डिंग्स बनाई ताकि ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पर लग सकें। ये जो स्ट्रक्चर है इसकी अंदर की जो ये फोल्डिंग्स हैं इसको कहते हैं मीसोसोम। मीसोसोम, मीसोसोम इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। एनालोगस का मतलब क्या होता है? एनालोगस का मतलब है सेम फंक्शन डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। डिफरेंट ओरिजिन मीसोसोम है, इसका फंक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्या है? सेम है, परंतु इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया से अलग है और इसका ओरिजिन भी माइटोकॉन्ड्रिया से अलग है। इसलिए हम इसको कहते हैं एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि सेम फंक्शन करती है जो ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। अब जो इसकी इंटरनल फोल्डिंग्स हैं उसके अंदर ये एक तरह की इंटरनल फोल्डिंग है। अब एक बात हम और समझते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब को, जैसे हमने अभी पढ़ा सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा? सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमने यही पढ़ा कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमने एनर्जी की फॉर्म में कर दिया। यानी कि एनर्जी तो हमको चाहिए, पर वो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज हमको किसी ना किसी मीडियम से तो लेना पड़ेगा। इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं कैसे ना कैसे, उनके तरीके होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, जैसे सनलाइट से फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि अपने अपना जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जैसे अपने प्लांट्स खा लेते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उन सब के अंदर अपने दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं। परंतु ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सनलाइट से अपना न्यूट्रिशन है वो खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जैसे प्लांट सेल की अपने बात करें, प्लांट सेल है, यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। प्लांट सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल ने भी फंक्शंस वही करने हैं, यूकैरियोटिक सेल ने भी वही फंक्शंस करने हैं, एसेंशियल जो है। तो यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली होता है। इसके अंदर पिगमेंट्स पड़े हुए होते हैं, कलरफुल पिगमेंट्स पड़े हुए होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने में, खुद का खाना खुद बनाने में हेल्प करते हैं प्लांट्स को। तो प्लांट्स एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनेली है इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। परंतु अपनों ने ये बात, जैसे अभी माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड था,
तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो नहीं आ सकता। तो अगर कुछ तो वैसे ही क्लोरोप्लास्ट है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं आ सकता। तो कुछ जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं। अब उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? उनके जो मैंने आपको बताया जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर पिगमेंट्स पड़े हैं, वो पिगमेंट्स के कारण वो ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो वैसे ही जो ये इंटरनल इसकी फोल्डिंग्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कुछ फोल्डिंग्स के अंदर पिगमेंट स्टोर हो जाते हैं, यहाँ पर पिगमेंट्स हो जाते हैं, जिससे कि प्रोकैरियोटिक सेल है वो अपना खाना खुद बना सके। ये जो फोल्डिंग्स हैं जिसके अंदर पिगमेंट्स हैं, ये जो फोल्डिंग है जिसके अंदर पिगमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं क्रोमैटोफोर। समझे? जैसे मीसोसोम हमने पढ़ा, ये एनालोगस है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, और क्रोमैटोफोर है वो क्लोरोप्लास्ट का एनालोगस है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कराएगा इसके अंदर, ये फोटोसिंथेसिस कराएगा, ये खाना बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, इसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कौन करेगा? मीसोसोम सेलुलर रेस्पिरेशन करके एटीपी की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। इस तरह से ये फंक्शन करते हैं। ये होगी सेल मेम्ब्रेन की इंटरनल फोल्डिंग्स की बातें। अब जो हमने मीसोसोम पढ़ा, मीसोसोम का एक और फंक्शन होता है, जैसे कि इसको हम रब करेंगे, यह सेल मेम्ब्रेन है, ये उसके अंदर इंटरनल फोल्डिंग्स हैं, मीसोसोम जिसके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगे हुए होते हैं, समझे आप, मैं बनाऊंगा नहीं वापस। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है, ये इसके साथ क्या होगा? इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। इसका एक और फंक्शन है मीसोसोम का, वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन अपनों ने पढ़ी उसको छोड़कर इसका एक और फंक्शन है, ये इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। जैसे यहाँ से आया और ये यहाँ पर आकर जुड़ गया। उसके बाद ये सेल है, ये दो हिस्सों में डिवाइड होने लग जाएगा। ये जो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट मतलब मीसोसोम ने इसको यहाँ चिपकाया, इसको पकड़ा, इसको तोड़ा और दो न्यू डॉटर सेल्स बन गए। यानी कि इसका एक और फंक्शन होता है बैक्टीरियल फिजन। इस प्रोसेस को कहते हैं बैक्टीरियल फिजन। मीसोसोम बैक्टीरियल फिजन के अंदर भी हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने प्रोकैरियोटिक सेल की और उसको समझते हैं। ये क्या बनाया मैंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बाद में लेबल करेंगे अपने, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ऊपर सेल वॉल आ जाएगी, इसकी एक और कवरिंग जो कि बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। और कुछ बैक्टीरियाज के अंदर एक और लेयर पाई जाती है ऊपर जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स।
ये है ग्लाइकोकैलिक्स। ये बनी होगी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की। ग्लाइकोकैलिक्स जब हार्ड होती है, व्हेन इट इज हार्ड इट इज कॉल्ड कैप्सूल। जब ये हार्ड होगी एकदम तब ये कैप्सूल होगी, और जब ये सॉफ्ट होगी तब इसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर। क्लियर? सेल वॉल है, सेल वॉल ये बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकन की, जो कि अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। ये है अंदर वाली लेयर, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो अंदर की फोल्डिंग है, इसके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगे हुए हैं। दो इसका नेम बताओ, इसका नेम क्या होगा? खुद से बताओ, खुद से पहले अपनी कॉपी में लिख लो, मैं यहाँ पर बाद में लिखूंगा। इस फोल्डिंग को कहेंगे मीसोसोम। और ये जो फोल्डिंग है, इसके अंदर पिगमेंट्स पड़े हैं। इसका नेम भी खुद लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। जिन्होंने खुद से लिख लिया शाबाश, जिन्होंने नहीं लिखा वापस से वीडियो देखो स्टार्टिंग से। इसको कहेंगे क्रोमैटोफोर। ये हो गई इसकी लेयर्स की बात। अब इसके अंदर इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर चिपके हुए छोटे छोटे राइबोसोम्स पड़े होते हैं, राइबोसोम्स। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज कराते हैं बेटा। ये इसका ये अंदर सर्कुलर क्रोमोसोम पड़ा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर क्रोमोसोम, जो कि होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ये, जो कि होता है नेक्ड। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। जब ये राइबोसोम्स, ये डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बन जाता है ट्रांसक्रिप्शन की मदद से, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की हेल्प से। तो यहाँ पर राइबोसोम आकर लग जाता है, राइबोसोम आकर लग जाता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है भी प्रोटीन कैसे बनाना है। तो ये क्या करता है, यहाँ से आसपास से अमीनो एसिड्स पकड़ता है और यहाँ से ये पढ़ता जाता है, ऐसे आगे चलता जाता है, आगे चलता जाता है। यहाँ से इंफॉर्मेशन इनके ऊपर लिखी होती है, मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ये जो राइबोसोम है इसको पढ़ता जाता है और अमीनो एसिड्स को जोड़ता है। यहाँ से अमीनो एसिड्स पड़े हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये अमीनो एसिड्स को जोड़ता है। अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ कर ये प्रोटीन बना देता है। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड्स की चेन है जिसको राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम दो सब यूनिट से बना होता है, 50S और 30S, जो कि कंबाइनली
70s कही जाती हैं बायोलॉजी के अंदर। मैथ के हिसाब से तो वो 80s हुआ, परंतु ये दोनों जब जुड़ती हैं तो इनको हम 70s कहते हैं। ये बात में कन्फ्यूज़ नहीं होना, 50 और 30s 70s होता है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम RRNA से बना हुआ है, RRNA, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन इसके ऊपर नहीं होती, जैसे कि अपनों को पता ही है प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, तो RNA के ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी ये राइबोसोम पाया जाएगा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80s होता है, 60s और 40s सब यूनिट्स, और वो 80s होता है। जब ये जो राइबोसोम है ये एक से ज़्यादा लग जाएंगे इस चैन के ऊपर, एक से ज़्यादा, तब इस चैन, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे पॉलीसोम। पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो राइबोसोम है ये एक से ज़्यादा नहीं लगता। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही पॉलीसोम स्ट्रक्चर होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पॉलीसोम स्ट्रक्चर नहीं होती। ये बात को याद रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पॉलीसोम यानी पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर होती है, यूकैरियोटिक के अंदर नहीं होती। यानी कि जो इसका mRNA है इसके ऊपर एक से ज़्यादा राइबोसोम सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही लग सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक mRNA पर एक ही राइबोसोम लगेगा। क्लियर? और जी ये आसपास का इसका एरिया है, ये एरिया है, इसके अंदर फ्लूइड फील्ड मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होएगा एक, जिसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिब्बे होते हैं जो इसका फूड मटेरियल होता है, फूड मटेरियल को रखने के लिए। पर जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसका जो फूड मटेरियल होता है वो ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्युल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे ग्रैन्युल्स की फॉर्म में बिखरा हुआ होता है। एक बार फिर से, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो फूड मटेरियल होता है वो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि एक फ्लूइड है, उसके अंदर जो फील्ड है उस फ्लूइड के अंदर बिखरा हुआ होता है ग्रैन्युल्स की फॉर्म के अंदर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो इसका फूड मटेरियल है वो बिखरा हुआ है, इसको हम कहेंगे इंक्लूजन बॉडीज। क्लियर? इसका जो फूड मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं भी बिखरा हुआ होता है ऐसी ग्रैनुल्स की फॉर्म के अंदर, जिसको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। लास्ट में ये जो बैक्टीरियल सेल है, कुछ बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। क्या है ये? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, डबल स्टैंडर्ड DNA। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब ये सेल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, ये कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स है वो बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सर्कुलर DNA प्रेजेंट है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। इस जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है इसको कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, जैसे कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस, जैसे मानो अगर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, इसके ऊपर यहाँ पर एक जीन लगा हुआ है जिसको कहते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है, ऐसा केमिकल होता है जो कि बैक्टीरियाज को किल करता है, यानी कि उन्हें मारता है। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर जिसका ये प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, इसके ऊपर अगर टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन है तो
वो जो एंटीबायोटिक है या वो केमिकल है उससे बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस मिल जाएगी, वो उसको नहीं मार पाएगा। बैक्टीरिया सेल के ऊपर टेट्रासाइक्लिन अगर आ भी जाएगा तो बैक्टीरियल सेल नहीं मरेगा, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है प्लाज्मिड का? इसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे, हमारा एक सेपरेट चैप्टर आएगा जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे प्लाज्मिड है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल लेंगे। और प्लाज्मिड, मान लो ये प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है इसको हमने बाहर निकाला, इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। अब इसको हम जिस भी बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक प्लाज्मिड है जिसके ऊपर कोई भी जीन नहीं, मतलब टेट्रासाइक्लिन छोड़ो, कोई और एग्जांपल लेते हैं इसमें अपने। जैसे मान लो ये एक प्लाज्मिड है सिंपल सा, ठीक है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। इसको प्लाज्मिड को बाहर निकाल के इसको काट के इसके अंदर ह्यूमन इंसुलिन का जीन लगा दिया। इंसुलिन समझते हो, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इंसुलिन चाहिए होता है, ठीक है। तो इंसुलिन का जीन हमने इसके अंदर लगा दिया। अब इसको निकाल कर इंसुलिन का जीन लगाकर और इसको हम डाल देंगे किसी बैक्टीरिया के अंदर या वापस इसी बैक्टीरिया के अंदर, तो ये जो बैक्टीरिया है ये इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम इस तरह से इस्तेमाल लेते हैं इसका। ये जो इसका क्रोमोसोम है, ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जिस जगह पर पड़ा होता है इसको हम कहते हैं जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड। इसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है ये जिस जगह पर पड़ा होता है इसको जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। एक डिफरेंशिएटेड specialized differentiated form of cell membrane is called mesosome. Ribosomes are associated with plasma membrane made up of two subunits 50S and 30S together form 70S. आगे, ribosomes are site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. Inclusion bodies are reserved food material stored in cytoplasm. Reserved food material inclusion bodies, इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रेनुल्स, साइनोफाइसिन ग्रेनुल्स, ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स। फॉस्फेट ये हो गए दोनों बैक्टीरिया के अंदर, और ये होगा ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, साइनोफाइसिन ग्रेनुल्स। आगे हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ मीसोसोम। मीसोसोम का फंक्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक कंटेंट। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं उनके लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ऐसे फोल्डिंग्स बनाकर। ये चीज़ आप लोगों को पता लग चुकी है। सिक्रीशन में भी ये हेल्प करेगा। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन ही करेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, ये फंक्शन भी आपको बताया था। और डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम जानेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों क्या होते हैं। बेसिकली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इनकी सेल वॉल के अंदर डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखो, ये जो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के अंदर ही होगी। इसके अंदर ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल अपनों को पता है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये एक मोटी थिक लेयर होगी जो इसकी सेल वॉल है,
सेल वॉल थिक होगी, और ये पूरी की पूरी किससे बनी होगी? पेप्टिडो ग्लाइकन की। पूरी सेल वॉल इसकी पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी हुई होगी, थिक पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी हुई होगी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा? इसकी जो सेल वॉल है बिल्कुल थिन पेप्टिडो ग्लाइकन की लेयर से बनी होगी, एकदम थिन पेप्टिडो ग्लाइकन है इसके अंदर, पेप्टिडो ग्लाइकन। इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी जो कि होगी लिपो पॉलीसैकेराइड की, या फिर ये लिपो प्रोटीन की भी हो सकती है। लिपोपॉलीसैकेराइड या लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब लिपो, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह, और लिपिड के साथ प्रोटीन। ये इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होगी। इन दोनों के अंदर डिफरेंस कैसे जानेंगे? इसके लिए हम करेंगे स्टेनिंग। इन दोनों को हम कलर करेंगे, कलर से हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता करेंगे। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, फर्स्ट हम लेंगे ग्राम स्टेन जो कि क्रिस्टल वॉयलेट कलर का होता है, क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन, जिससे ये दोनों जो है, इन दोनों के अंदर रिजल्ट क्या मिलेगा अपनों को? ये ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, ब्लूइश कलर के अपीयर होंगे। स्टेप 2 के अंदर हम इसके अंदर अल्कोहल डालेंगे, अल्कोहल या फिर एसीटोन। अब ये डालने से क्या होगा? जैसे मान लो इसके अंदर हमने ग्राम स्टेन और ये आयोडीन डाला, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों के यहाँ पर आ गया, तो ये दोनों ब्लूइश कलर के दिखने लग गए। जब हमने इनको अल्कोहल या एसीटोन से धोया तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की वॉल ये मोटी है इसके ऊपर, तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, इसके अंदर ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा ग्राम नेगेटिव के अंदर। तो ये है, ये तब भी ब्लूइश अपीयर होगा, ग्राम पॉजिटिव जो है ये तब भी ब्लूइश रहेगा, और ये हो जाएगा कलरलेस। फिर स्टेप 3 जो फाइनल स्टेप है, स्टेप 3 के अंदर हम इन दोनों के अंदर डालेंगे सैफ्रनिन, जो कि पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का। ये तो अगर इसके अंदर पिंक कलर आ जाएगा ब्लू के अंदर, तो ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये ब्लूइश ही अपीयर होगा। ये जो है पिंक कलर का हो जाएगा, जो ग्राम नेगेटिव है ये पिंक कलर का हो जाएगा। इन 3 स्टेप से हम इन दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं भी ये जो बैक्टीरिया ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है। तो वैसे जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं ग्राम पॉजिटिव से, और ज़्यादातर जो बीमारी है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण ही कोज होती है। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल, अगर ये मोटाइल होगा तो ये मूवेबल होगा, नॉन मोटाइल होगा तो ये मूवेबल नहीं होगा। तो अगर ये मोटाइल होगा, जैसे बैक्टीरिया सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, और ये ग्लाइकोकैलिक्स है। अगर ये मोटाइल होगा
तो इसके बाहर फ्लैजिला होंगे। फ्लैजिला 3 पार्ट में होता है, बेसल बॉडी, ये हुक, और ये आगे वाला फिलामेंट। फिलामेंट जो फ्लैजिला का लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट पार्ट होगा, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला। ये पूरा का पूरा फ्लैजिला, मतलब फ्लैजिला है वो मोटिलिटी के हिसाब से, बैक्टीरिया अगर ज़्यादा मोटाइल है तो उसके अंदर एक से ज़्यादा फ्लैजिला भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और इनकी अरेंजमेंट के अंदर फ़र्क भी हो सकता है। मतलब जो फ्लैजिला है वो दोनों इधर की तरफ हो सकते हैं या उधर की तरफ हो सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं, इसके नीचे हो सकते हैं। अब इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स और होती हैं जो कि ऐसे, और एक इसके ऊपर छोटी छोटी ये स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फिम्ब्रेई और इसको कहते हैं पिलाई। फिम्ब्रेई का फंक्शन क्या होता है? फिम्ब्रेई का काम सिर्फ अटैचमेंट का होता है। जो बैक्टीरिया है वो किसी होस्ट के साथ अटैच करेगा, वो फिम्ब्राई करेगा। जैसे अगर होस्ट है, होस्ट के अंदर उसकी जो वॉल है, कोई भी वॉल के ऊपर अगर अटैच होगा तो फिम्ब्राई सिर्फ उसको पकड़ेगा, फिम्ब्राई सिर्फ उसके साथ अटैच करेगा बैक्टीरिया को। फिम्ब्राई और पिलाई का मूवमेंट के अंदर, मोटिलिटी के अंदर कोई भी रोल नहीं होता। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है और नीट पर क्वेश्चन भी बनेगा, इसका बन सकता है कि फिम्ब्राई और पिलाई का मोटिलिटी के अंदर रोल होता है या नहीं होता। तो सिर्फ मोटिलिटी के अंदर रोल होता है, सिर्फ फ्लैजिला का होता है, फिम्ब्राई और पिलाई का कोई रोल नहीं होता। और पिलाई का काम सिर्फ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए होता है। कहीं भी पिलाई लगी है उसके साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए पिलाई का फंक्शन होता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू।